डाला मुझे, तो हम आपकी भी सेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज खास तौर पे बात करेंगे मिनी बजट के हवाले से। कल तवक्को की जा रही है कि मिनी बजट पे वोटिंग होगी कौमी असम्बली में, और इस वक्त तक कुछ मुतजाद खबरें आ रही हैं कि इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत ने दूर कर लिए हैं या नहीं किए। खासतौर पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, काफ लीग और GDA के एतज़ाज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात। ज़ाहिर है जो भी बजट आता है या जब अवाम पे टैक्सेस लगते हैं या कोई नई चीजें इंट्रोड्यूस की जाती हैं मईशत के हवाले से, या वो चीजें जिनका अवाम से बराह रास्त ताल्लुक होता है, तो उसका एक पॉलिटिकल कॉस्ट भी होती है, और उसी पॉलिटिकल कॉस्ट को मेजर करते हुए इत्तेहादी जो है वो उनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुकूमत के साथ। हुकूमत पुरएतमाद है कि कल मिनी बजट पे जब वोटिंग होगी तो वो इसको पास करवा लेगी, जबकि जितने पिछले कुछ 3-4 दिनों से 10 जनवरी से जो कौमी असम्बली में मिनी बजट के हवाले से डिबेट जारी है, उसमें अपोजिशन की जो तकरीरें हैं, खासतौर पे अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की और आज बिलावल भुट्टो जरदारी की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, उनकी जो तकरीरें थी बड़ी धुआंधार थी वो, और उन्होंने जो एक पिक्चर पेश की वो ये प्रेजेंट की कि मिनी बजट अवाम के लिए कातिल है। बिलावल भुट्टो ने तो यहां तक कह दिया कि जी अवाम दुश्मनी तो हमने देखी थी, लेकिन जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ कर रही है मिनी बजट और महंगाई लाके और मईशत की सूरत हाल लाके, ये तो मुल्क दुश्मनी है। यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिनी बजट को मुल्क से दुश्मनी करार दे दिया है, जबकि हुकूमत जो है वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सपेक्टिव और डिफरेंट पिक्चर दे रही है। वो कह रही है कि जी मिनी बजट में ऐसी चीजें शामिल ही नहीं है टैक्स लगाने वाली कि जिनका अवाम के साथ ताल्लुक हो, और जो टैक्सेस जो जिन पे सब्सिडी खत्म की गई है उसका मतलब हुकूमत के मुताबिक डॉक्यूमेंट करना है। अब दोनों में से सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है? हुकूमत सच बोल रही है, अपोजिशन गलत कह रही है, या अपोजिशन दुरुस्त है और हुकूमत चीजों को छुपा रही है? इसी का कुछ ना कुछ आज जानने की कोशिश करेंगे कि मिनी बजट मुल्क दुश्मनी है, अवाम दुश्मनी है, या अवाम के साथ दोस्ती है, या इससे गरीब अवाम को या मिडिल क्लास जो तबका है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर सूरत हाल बहुत अच्छी है तो फिर ये बार बार बजट लाने की जरूरत को पेश आ रही है, और अगर सूरत हाल बहुत बुरी है तो फिर इसको ठीक किस तरह से किया जा सकता है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज फिर कह दिया कि IMF के पास जाए बगैर कोई गुजारा नहीं है और IMF के साथ ही पाकिस्तान को गुजारा करना पड़ेगा। तो क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि अभी पाकिस्तान के अवाम के लिए मुश्किलात का मजीद दौर आएगा? चंद महीने बाद जो एक रेगुलर बजट आएगा, सालाना बजट, क्या उसमें तवक्को की जाए कि पाकिस्तान के अवाम को मजीद चक्की में पीसा जाएगा, और वही तबका जो पहले से टैक्स दे रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उसी पर मजीद टैक्सेस आयद किए जाएंगे? इन सारे सवालात का जवाब लेंगे आज हम कल मिनी बजट पे होने वाली वोटिंग से पहले अपने आज के प्रोग्राम में, और इसके लिए खास तौर पे हमने जो इकोनॉमी के माहिरीन हैं, जो इकोनॉमिस्ट्स हैं, उनको आज हमने प्रोग्राम में दावत दी है, जो मईशत के माहिरीन हैं, ताकि उनकी जबानी जान सकें कि सूरत हाल असल में है क्या। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शब्बर जैदी साहब, साबिक चेयरमैन FBR हैं, टैक्स के मामलात को बहुत बेहतरीन अंदाज से समझते हैं। डॉक्टर सलमान शाह साहब साबिक वजीर खजाना हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। फरूख सलीम साहब माहिर इक्तिसादी उमूर हैं, बड़ी जबरदस्त इनकी निगाह होती है मईशत के उमूर पे, और थोड़ी ही देर में मुझे ज्वाइन करेंगे डॉक्टर क़य्यूम सुलहरी साहब, जो कि माहिर मईशत हैं और मईशत की सूरत हाल को बड़ी अच्छी तरह से समझते भी हैं, अवाम तक पहुंचाते भी हैं। डॉक्टर सलमान शाह साहब, सर पहला क्वेश्चन मैं आपके पास पुट अप करूंगी, आप किस तरह देखते हैं इस मिनी बजट को? क्या ये मुल्क दुश्मनी है या अवाम के साथ दोस्ती है? आखिर इस मिनी बजट की जरूरत क्या पड़ी, और क्या ये अवाम के लिए अच्छा है, बेहतर है ये चीज जो हो रही है मिनी बजट की? आई थिंक ये तो सारे पाकिस्तान को पता है कि ये मिनी बजट जो है ये IMF की शराइत को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। right. और बेसिक सवाल ये है कि क्या हमें IMF के प्रोग्राम की जरूरत है या नहीं है। अब अगर आप देख लें कि पाकिस्तान का ये 22वां IMF का प्रोग्राम है, इससे पहले 21 प्रोग्राम हो चुके हैं,
اور اس وقت جو ہماری پارلیمنٹ میں جماعتیں ہیں ان میں سے جو میجر جماعتیں ہیں ایک پیپلز پارٹی ہے اور ایک PMLN ہے جی، اور دونوں جماعتوں نے IMF کے ساتھ کم از کم 3-4 پروگرامز کیے ہوئے ہیں اور ان کی جب آپ رپورٹس پڑھ سکتے ہیں وہ ریکارڈ پہ ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی چھپا ہوا ہے کسی سے کہ ہر پروگرام کے ساتھ یہ پوری اکنامک کنڈیشنز بتائی گئی ہیں کہ یہ حالات ہیں پاکستان کے رائٹ. اور یہ آپ کو کرنا پڑے گا اگر آپ ان حالات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. سو یہ ایک تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کیونکہ 21 پروگرام جو ہیں انہوں نے پاکستان کے کو جو ریفارمز ہونی تھیں وہ نہیں ہوئیں اور پھر ہم 22ویں میں پہنچ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو پرانی جتنی بھی حکومتیں تھیں وہ ناکام رہی ہیں اس عمل میں، ریفارمز کے عمل میں. سلمان شاہ صاحب لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے نا، خاص طور پہ جو اپوزیشن کا بیانیہ ہے، سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جی مرغی پہلے آئی تھی کہ انڈا پہلے آیا تھا؟ IMF کے پاس جانا جو ہے وہ پہلی ضرورت تھی یا IMF کے پاس جانے کے لیے مجبور کیا گیا، اور کس نے مجبور کیا؟ مثال کے طور پہ نون لیگ تو کہتی ہے کہ ہم بڑا کامیاب IMF کا پروگرام ختم کر کے گئے تھے، ہمارے دور میں معیشت بہت اچھی تھی، انہوں نے آ کے اتنی خراب کر دی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا اور یہ IMF کے پاس چلے گئے. سلمان شاہ صاحب جی، یہ اگر آپ ڈاکیومنٹس چیک کریں اور 2016 میں IMF کا پروگرام ختم ہوا تھا تو اس کے اگلے سال ہی جو پہلی رپورٹ IMF نے کی تھی آرٹیکل 4 کے کنسلٹیشنز ایک ہوتی ہیں جو ہر ملک کے ساتھ IMF کرتا ہے اور وہ ان کو بتاتا ہے کہ آپ کی اکانومی میں کیا رسکس ہیں اور اس کو کیسے آپ نے کرنا ہے. تو 2017 میں ہی IMF نے بتا دیا تھا کہ آپ فسکل پالیسی بھی، مانیٹری پالیسی بھی، ایکسچینج ریٹ پالیسی، آپ کی تمام جو ہیں وہ آپ کو ایک ڈیزاسٹر کی طرف لے کے جا رہی ہیں. اور انہوں نے ایکچولی پروجیکشنز بھی کر دی تھیں کہ 2018-19 تک یہ آپ کے حالات کیا ہوں گے اور پوری وارننگ بھی دے دی تھی کہ یہ کام نہ کیا جائے. لیکن کیونکہ وہ الیکشن موڈ میں تھی اس وقت PMLN، تو انہوں نے بے دریک طریقے سے ڈالرز میں بوروئنگ کی، ایکسچینج ریٹ کو فریز کر دیا تقریباً، اور ایکسپورٹس جو ہیں اس کو وہ بھی اسٹیگننٹ ہو گئیں. اور نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کا جو بیرون ملک قرضے تھے وہ اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ تقریباً 15 ارب ڈالر سالانہ آپ کو ان کی ڈیٹ سروسنگ کرنی پڑتی ہے، جس میں زیادہ تر اماؤنٹ ایسا ہوتا ہے جو ری فائنینس کرنا. یعنی کہ سلمان شاہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ IMF کے پاس جانا مجبوری تھی اور اسی مجبوری کا خمیازہ اب پاکستان بھگت رہا ہے، لیکن اس کا اب نتیجہ اور خاص طور پہ اس کا دو چیزیں ہیں. ایک آپ کا بیرون ملک قرضوں کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ آپ کی اکانومی میں اتنی سکت نہیں، اتنی آپ کے پاس ایکسپورٹس نہیں، آپ کے پاس مینج کرنے کا. اور دوسری طرف آپ کا جو اکانومی ہے یہ تقریباً امپورٹ ڈیپینڈنٹ اکانومی ہے، یہ ایکسپورٹ لیڈ اکانومی نہیں ہے. ایکسپورٹس بہت کم ہیں، امپورٹس بہت زیادہ ہیں اور وہ بھی ایک بہت بڑا خسارہ بنتا ہے. اور امپورٹس میں سب سے بڑی چیز جو سلمان شاہ صاحب اس انرجی کی انرجی امپورٹ، جو کہ آج حمادہ صاحب نے بات بھی کی ہے. سلمان شاہ صاحب واپس آپ کی طرف آؤں گی اور آپ سے سوال یہ کروں گی کہ پولیٹیکل کاسٹ اس کا لیکن کیا ہوگا، بٹ لیٹ می موو فارورڈ. شبر زیدی صاحب 343 بلین کے ٹیکسز نئے لگ رہے ہیں جو کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم صرف سبسڈی تھی وہ ختم کر رہے ہیں اور ڈاکومنٹ کر رہے ہیں. Is this the only way possible ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے، یا شبر زیدی صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کا یہ جو طریقہ ہے ٹیکسز ختم کرنے کا، نئے ٹیکسز عائد کرنے کا، ہاؤ ڈو یو سی دیٹ ان منی بجٹ؟ شبر زیدی صاحب. دیکھیے، پہلی بات غریزہ صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے موقع دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ بالکل دھیان میں رکھیں کہ 343 بلین کے ٹیکس نہیں لگ رہے. اس میں صرف ٹیکس جو لگ رہا ہے وہ صرف 71 بلین کا ہے. باقی جو 160 اور 112 ہے وہ صرف ایگزیمپشن ختم کی گئی ہیں، ان کی جگہ پہ زیرو ریٹ کیا گیا ہے. تو نیٹ افیکٹ اس کا زیرو ہوگا. ٹیکس صرف 71 بلین روپیز کے لگائے گئے ہیں. یہ بات بالکل غلط لوگ پریزیوم کر رہے ہیں کہ 343 کے ٹیکس لگائے گئے ہیں. یہ گورنمنٹ کو اس پہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے
اور لوگ بالکل اچھی طرح جانتے ہیں کہ 343 کا ٹیکس نہیں ہے بلکہ 71 کا ٹیکس ہے۔ اب 71 کا جو ٹیکس ہے اس کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس پہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جس پہ نہیں لگنا چاہیے تھا، اور کیا گورنمنٹ کو منی بجٹ لانا چاہیے تھا۔ میں اس کو منی بجٹ نہیں کہتا، بٹ وہ الگ سبجیکٹ ہے۔ اب سوال یہ کہ گورنمنٹ نے یہ جو ایکشن لیا ہے کہ وہ اس کو لے کر آ رہے ہیں، ان میں میرا ذاتی ویو ہے کہ جو آئٹمس اس میں انکلوڈڈ ہیں ان میں 5 یا 6 آئٹمس کے علاوہ جن کی کاسٹ تقریباً 2 بلین کی ہے، ان میں باقی آئٹم ایسے ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہی ٹیکس لگنا چاہیے تھا۔ اگر ہمارے لوگ امپورٹڈ ویجیٹیبل کھانا چاہتے ہیں یا امپورٹڈ چیز کھانا چاہتے ہیں تو ان کو ٹیکس دینا چاہیے۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ گورنمنٹ کو کہ یہ 71 کے ٹیکس جو ہیں وہ غلط لگ رہے ہیں۔ ہاں یہ بات میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ ٹائمنگ غلط ہے، اور ٹائمنگ جو ہے وہ یا تو مین بجٹ میں ہوتی یا اگلی والی میں ہوتی۔ یہ ٹائمنگ کیوں اس گورنمنٹ نے اس کو اپنایا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ ٹائمنگ اس لیے اپنائی گئی کہ جو IMF کا پروگرام ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے سیل ٹیکس کے نظام میں جو ویٹ کا نظام ہے اس میں جو آپ نے خامیاں پیدا کی ہوئی ہیں ان کو صحیح کریں اور بلا وجہ کی ایگزمپشنز کو ریڈیوس کریں۔ تو یہ جو میجر لیا گیا ہے $71 بلین ٹیکس لگانے کا، یہ ریونیو کلیکشن کے لیے نہیں کیا گیا۔ 6000 بلین کے اندر 71 بلین کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ IMF کی کنڈیشن یہ ہے کہ اپنے جو آپ کے اندر ویٹ لا کے اندر غلطیاں ہیں اس کو صحیح کریں۔ تو یہ جو اس کو جو کہتے ہیں نا یہ آپ ایک یہ اسٹارم ان دا ٹی کپ ہے، یہ کوئی اسٹارم نہیں ہے، کوئی منی بجٹ نہیں ہے، یہ صرف 71 بلین روپیز ہے ان دی ٹوٹل کلیکشن آف 6000 بلین۔ تو یہ کوئی بڑا ٹیکس ڈیسیژن نہیں ہے، یہ میرا پہلا آپ کو جواب ہے۔ جی ایون دیٹ 71 بلین شبر زیدی صاحب، کیونکہ آپ نے بڑی زبردست ایکسپلینیشن ایک دے دی ہے، ایون دیٹ 71 بلین on the instructions of IMF, is it good for the people of Pakistan or is it bad for that? ہاں نہیں میں بتاتا ہوں، دیکھیے گڈ فار پیپل پاکستان میں یہ کہہ رہا ہوں رضا صاحبہ، آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ 71 ملین کی کمپوزیشن کیا ہے، کون کون سے آئٹمز ہیں۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا آپ کو، ان کے آئٹمز پہ طرف جائیں تو اس کے آئٹمز میں آپ جائیں گی تو آپ کو میجورٹی آئٹم وہ ملیں گے جو ویجیٹیبل اینڈ فوڈ کے آئٹمز ہیں جو کہ امپورٹڈ ہیں، جو آپ نے امپورٹڈ ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جن میں آرگومنٹ ہو سکتی ہے، بٹ لائک میڈیکل اکوپمنٹس، لائک بچوں کا دودھ پینے کا، لائک باقی چیزیں۔ بچوں کا دودھ کے میں انفینٹ فارمولے کا جو دودھ ہے وہ امپورٹڈ پہ آپ نے لگایا ہے، مگر وہ لوکلی اویلیبل ہے۔ دیکھیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو، ایشو یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنا صحیح پوائنٹ آف ویو بھی پریزنٹ نہیں کر پا رہی۔ ہاں کچھ چیزیں ہیں، سیونگ مشین ہے، میچز ہے، اور کچھ کمپیوٹر کے آئٹم ہے، اسٹیشنری ہے جو غلط ہے، میں ایگری کرتا ہوں، وہ تقریباً 2-4 بلین روپیز بنیں گے، مگر میں یہ آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ 6000 بلین میں 71 بلین کی کوئی لاجک نہیں ہے، اور گورنمنٹ اتنی بیوقوف نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو تنگ کرے۔ صرف اس لیے لگایا گیا ہے کہ ہمیں IMF کی کنڈیشنلٹی پوری کرنی ہے، ہمیں اس کو کمپلائی کرنا ہے، اس کا مقصد ٹیکس کلیکشن نہیں ہے بیسیکلی۔ رائٹ، ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ویری ویل ایکسپلین شبر زیدی صاحب۔ فاروق سلیم صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کو سن لیا، وہ کہہ رہے ہیں جی فورن ڈیٹ آپ کا اور آپ کی جو امپورٹ ڈیپینڈنٹ اکانومی ہے اس کی وجہ سے آپ کو IMF جانا پڑتا ہے۔ شبر زیدی صاحب بتا رہے ہیں کہ جی ٹیکسز جو ہے وہ صرف ان لوگوں پہ لگ رہا ہے جو امیر طبقہ، جو کہ ریلیٹیولی جو کہ افورڈ کر سکتا ہے، اس پہ لگایا جا رہا ٹیکس۔ فاروق سلیم صاحب وڈ یو ایگری؟ دیکھیے 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عام پاکستانی یا غریب پاکستانی کی ڈیفینیشن میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہماری حکومت نے بدل دی۔ دیکھیے اگر آپ 8 چیزیں استعمال نہیں کر رہی تو آپ کے اوپر ٹیکس نہیں پڑے گا۔ اگر آپ ادویات استعمال نہیں کرتی تو آپ کو کوئی فکر نہیں ہے اس ٹیکس کی۔ اگر آپ دالیں نہیں کھا رہی ہیں، اگر آپ کتابیں خریدتی نہیں ہیں، پڑھتی نہیں ہیں، اگر آپ کو لیپ ٹاپ کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ انڈے نہیں کھاتی، اگر آپ سبزیاں نہیں کھاتی، اگر آپ کو سولر پینل نہیں خریدنا ہے، اگر آپ انٹرنیٹ استعمال نہیں کرتی، تو آپ کو اس منی بجٹ سے، جس کو ایک صاحب میگا بجٹ بھی کہہ رہے ہیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں پتھر کے زمانے میں رہتی ہوں۔ دیکھیے جو دو دالیں کھاتا ہے وہ تو امیر آدمی ہے، وہ لگژری گڈ کھاتا ہے۔ جو انڈے کھاتا ہے، اگر کسی کو سولر پینل کی ضرورت پڑ گئی، اگر کوئی انٹرنیٹ استعمال کر رہا ہے تو وہ امیر آدمی ہے، وہ عیاش آدمی ہے، وہ غریب کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا۔ میں اپنے وزیر خزانہ صاحب نے جو ہمیں کہا کہ یہ ٹوٹل ٹیکس جو ہے یہ صرف 2 ارب روپے کا ہے، غریدہ آپ مجھے بتا رہی ہیں کہ یہ 343 بلین کا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ پاکستانی جو ہے وہ صرف 2 ارب کا ٹیکس دیں گے،
باقی 341 ارب جو ہے وہ مریخ کے جو رہنے والے ہیں وہ پاکستان کو یہ ٹیکس پورا کریں گے. پاکستانیوں نے صرف 2 ارب دینا ہے. یہ وزیر خزانہ صاحب نے ہمیں یہ بتایا ہے. تو میں وزیر خزانہ صاحب کی بات مانوں گا, میں آپ کی بات نہیں مان سکتا. آپ کہہ رہی ہیں کہ 300 اور 43 بلین کا ہے, اس میں سے صرف 2 بلین پاکستانیوں نے دینا ہے, باقی کسی اور نے دینا ہے. اچھا, اب پہلا آپ نے ابتدائی میں جو سوال اٹھایا تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. آپ نے کہا تھا کہ اس منی بجٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی. دیکھیے, آج سے 6 مہینے پہلے شوکت ترین صاحب جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں, انہوں نے ایک بجٹ دیا تھا, اور اس بجٹ میں آپ نکال کے دیکھ لیجئے, ریکارڈ ہے کہ شوکت ترین صاحب نے کہا تھا کہ منی بجٹ نہیں آئے گا. یہ شوکت ترین صاحب کے الفاظ ہیں, اس وقت انہوں نے کہا تھا. اب بجٹ کو اتنا پیچیدہ نہ سمجھیے, بڑا سمپل سا معاملہ ہے. اس میں صرف 2 چیزیں ہوتی ہیں. اس میں حکومت کا تخمینہ ہوتا ہے آمدن کا, اور حکومت کا تخمینہ ہوتا ہے اخراجات کا. اب اگر 6 مہینے کے اندر اندر حکومت کو ضرورت پڑ گئی ہے ایک نئے بجٹ کی, اس کا مطلب ہے کہ 6 مہینے پہلے جو ان کا آمدن کا تخمینہ تھا وہ بالکل غلط ثابت ہوا ہے, یا ان کا اخراجات کا جو تخمینہ تھا وہ بالکل غلط ثابت ہوا ہے. اچھا, پھر IMF کو بار بار کہا جاتا ہے, دیکھیے اس حکومت کی کن پٹی پہ کسی نے بندوق نہیں رکھی کہ آپ IMF کے پاس جائیں. IMF کے پاس ہم جاتے ہیں کیونکہ حکومتی پالیسی جو ہے وہ اس کا فقدان ہوتا ہے, اس میں خسارے ہوتے ہیں. حکومت اچھی پالیسی بناتی ہے, اس میں نقصان کرتی ہے, اس میں ان کا ڈالرز کا نقصان ہوتا ہے, ان کے پاس ڈالرز ختم ہو جاتے ہیں, ہم مجبوری ان کے پاس جاتے ہیں حکومت کی غلطیوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اس کا سلمان شاہ صاحب نے بھی جواب دے دیا. انہوں نے کہا جی 21 پروگرام جو تھے 2016 کی IMF کی رپورٹ کو سب ڈیفائن کر دیا ہے. عابد قیوم سلیحری صاحب ماہر معیشت ہے, ہمیں جوائن کر چکے ہیں. عابد قیوم صاحب, ہاؤ ڈو یو سی دس منی بجٹ؟ کیا یہ ملک دشمنی ہے, کیا یہ عوام دشمنی ہے, جیسا کہ ایک اپوزیشن کا پولیٹیکل بیانیہ ہے؟ IMF کے پاس جانے کی ضرورت کیوں پڑی, منی بجٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ویری بیسک کوسچنز. گریتا, کسی نے کیا خوب کہا تھا, اور میں دہراتا ہوں کہ یہ ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا کہا جا رہا ہے, نہ کہ اس بات پہ ساری بحث آ جائے کہ کون کہہ رہا ہے. اب آپ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ اپنے ٹیکس سسٹم میں جو بگاڑ ہے, جو ڈسٹارشن ہے, ان کو آپ ختم کریں, کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سی ایگزمپشن جو تھی وہ مس یوز ہو رہی تھی. اب IMF نے کہہ دیا, IMF نے اس کو 10 سال پہلے بھی کہا تھا, ایگزیکٹ 10 سال پہلے. 2012 میں آپ دیکھیں, پیپلز پارٹی حکومت, حفیظ شیخ اس وقت وزیر خزانہ تھے, اور RGST کے نام پہ جب IMF نے کہا کہ آپ کے ٹیکس سسٹم میں بگاڑ ہے, لہٰذا VAT پہلے انہوں نے کہا ویٹ, ہم نے کہا جی ویٹ تو ہم نہیں لگا سکتے, ہماری اکانومی ابھی بہت انڈاکومنٹڈ ہے. انہوں نے کہا جی آپ ریفارم جنرل سیلز ٹیکس لگا لیں. وہ حکومت ناکام ہوگی, نہیں لگا سکی, چونکہ ایک نان پاپولر فیصلہ تھا, اس پہ ایک دم سے اپوزیشن نے مخالفت شروع کر دی. وہ 10 سال وہ بگاڑ چلتے چلے گئے, مس یوز ہوتے چلے گئے. اب دوبارہ سے آپ کو IMF نے وہی کہا کہ جی آپ اپنے اس سسٹم کی اصلاح کر لیں. اب 6 مہینے پہلے جب شوکت ترین صاحب کہہ رہے تھے کہ منی بجٹ نہیں آئے گا, 6 مہینے پہلے وہ یہ بھی فرما رہے تھے کہ IMF کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے. آپ کا اگست آتا ہے, اگست 15 کے بعد جو ہی طالبان نے افغانستان میں ٹیک اوور کیا, آپ کی جو بارگیننگ پاور ہے امریکہ کے ساتھ وہ ایک دم سے چینج ہو گئی. اگر آپ اس زمانے کے یہ اگست کے جو بعد میں بلومبرگ کے ایڈیٹوریل پڑھ کے دیکھ لیں, آپ واشنگٹن پوسٹ کے ایڈیٹوریل پڑھ کے دیکھ لیں, ان میں بار بار اس چیز پہ ایمفسائز کیا گیا کہ جی پاکستان کی ڈبل کراسنگ کی وجہ سے طالبان نے حکومت بنائی, اب ان کو فاٹف میں پنش کریں, ان کو IMF میں پنش کریں. بلومبرگ نے باقاعدہ اپنے ایڈیٹوریل میں انہوں نے کہا جی کہ امریکن پریزیڈنٹ کو انشور کرنا چاہیے کہ فاٹف سے پاکستان گریجویٹ نہ کر سکے جب تک کہ یہ پروو نہیں ہوتا کہ انہوں نے طالبان کی ہیلپ نہیں کی, اور IMF کے ساتھ جتنی شرائطیں ہیں IMF اس پہ منوان, یعنی اس میں کوما اور آپ فل اسٹاپ بھی چینج نہیں کر سکتے, اس پہ عمل کروائے. اب پچھلا جو پروگرام تھا, اٹ واز دا اونلی پروگرام جو کہ پاکستان نے سکسیسفلی کمپلیٹ کیا IMF کا, نون لیگ کے دور میں تھا. جی, نون لیگ کے دور میں, اور اس میں 16 ویور تھے. ویور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ IMF کے ساتھ ہم نے کچھ چیز ایگری کی تھی, ہم نہیں پورا کر سکے, ہم پرائیویٹائزیشن نہیں کر سکے, IMF نے ویور دے دیا. ہم انرجی سیکٹر ڈیٹ ختم نہیں کر سکے, IMF نے ویور دے دیا. ہم جنرل سیلز ٹیکس کا استثنا ختم نہیں کر سکے, IMF نے ویور دے دیا. تو وہ 16 ویور کے ساتھ پروگرام ختم ہوا. تو عابد صاحب, اگر وہ پروگرام سکسیسفلی کلوز ہو گیا تھا, کمپلیٹ ہو گیا تھا, دین وائی ڈیڈ وی نیڈ ٹو گو بیک ٹو IMF؟ اس کے بعد یہ ہوا نا, دیکھیے پروگرام ختم ہوا اور اس کے بعد الیکشن ایئر آ گیا. 2017 میں پروگرام ختم ہوا, 1 سال وہ الیکشن ایئر آ گیا. اگر آپ کو یاد ہو جو
छठा बजट था PMLN का, मिफ्ता इस्माइल साहब वाला। उस वक्त हर बंदे ने ये लिखा था कि ये बहुत अनरियलिस्टिक बजट है। अच्छा। उसमें इतने ज्यादा वादे कर दिए गए थे और इतना ज्यादा उसको एक पॉपुलर बजट बना के पेश करने की कोशिश की गई थी कि वो उसका जो फॉल आउट है फिर वो PTI गवर्नमेंट ने बर्दाश्त कोई भी हुकूमत जो है ना, इवन PMLN भी अपनी मर्जी से IMF के पास नहीं गई थी। हर हुकूमत जो भी IMF में जाती है वो पिछले बहुत से किए हुए का खमियाजा भुगतती हुई आती है। और यही वजह होती है कि IMF के प्रोग्राम पे पॉलिटिकल ओनरशिप आपको नहीं मिल रही होती। और मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसा बजट है जो कि अवाम दुश्मन है। ऑलरेडी शब्बर ज़ैदी साहब इस पे बात कर चुके हैं। मैं सिर्फ एक चीज ऐड करूंगा कि उस 71 अरब में से भी 33 अरब रुपया जो है वो टारगेटेड सब्सिडीज के लिए मुख्तिस है, जिसमें से 10.5 अरब रुपया जो है वो इन्फेंट फार्मूला मिल्क के लिए। ओके, ये जो आपने IMF के पास जाने वाली बात की है ना, इसी पर मजीद डिबेट को आगे जनरेट करेंगे कि IMF के पास जाने की जरूरत आखिर क्यों पेश आती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी तमाम के तमाम गुज़श्ता एक दहाई की हुकूमतें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने में नाकाम रही हैं। पॉलिटिकल आउटपुट है ये, इसका पॉलिटिकल कॉस्ट है कि आपको IMF के पास जाना पड़ता है, और फिर क्या इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज भी हैं। इन सब में से, इस पूरे गड़बड़ घोटाले में से पाकिस्तान निकल कैसे सकता है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब, शब्बर ज़ैदी साहब, फारूक सलीम साहब और आबिद कयूम सुलैरी साहब। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ मौजूद हैं शब्बर ज़ैदी साहब, फारूक सलीम साहब, आबिद कयूम सुलैरी साहब और डॉक्टर सलमान शाह साहब। सलमान शाह साहब, आपके पास डिबेट लेके आ रही हूं, IMF के पास जाए बगैर कोई और चारा हो सकता है? कोई इसका इजी इमीडिएट सॉल्यूशन है या नहीं है, या हमें ये कड़वी गोली खाती रहनी है? कितने अरसे तक खाती रहनी है? क्योंकि वज़ीर आज़म तो कह चुके हैं आज कि जी IMF के पास जाए बगैर तवील अरसे तक गुजारा नहीं होगा। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपना जो डेट है इसकी रीप्रोफाइलिंग होनी है। और इसकी पहले तो रीफाइनेंसिंग होनी है, जिसमें मैंने पहले ही कहा कि तकरीबन आपको 15 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग तो सिर्फ डेट रिलेटेड है। ठीक। और इसका मतलब ये है कि अगर IMF के प्रोग्राम में आप कहेंगे तो ये आप कर सकते हैं कि ये आपकी रीफाइनेंस भी होगी और आपका जो डेट है पे इंटरेस्ट है वो भी आप बोरो कर सकेंगे। अगर हमने IMF प्रोग्राम नहीं किया, इसको रीफाइनेंस करना बहुत मुश्किल होगा, और मेरा ख्याल है कि इमीडिएट इसका इम्पैक्ट हमारी रेटिंग्स पे पड़ेगा। हमारी रेटिंग्स जो हैं वो नीचे जाएंगी। उसके साथ साथ फिर ये है कि हमारी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एकदम बढ़ जाएगी, क्योंकि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो रिफ्यूज कर दें हमें फाइनेंस करने में, या वो फिर अपना हाथ खींच लें इससे। इमीडिएट हो सकता है डिफॉल्ट ना हो, लेकिन विद इन कपल ऑफ मंथ्स आप डिफॉल्ट में पहुंच जाएंगे और आपकी रेप्यूटेशन जो है वो बहुत खराब हो जाएगी कि आपकी इकॉनमी जो है वो ठीक नहीं हो सकती। सो आई थिंक इसकी कॉस्ट जो है IMF के प्रोग्राम को डीरेल करने की बहुत ज्यादा है। और मेरे ख्याल में जो भी इस वक्त डिबेट हो रही है ये हिस्ट्री का हिस्सा बनेगी, और इसमें हमें बहुत ज़रूरी है कि हम ये सही डिसीजंस लें। पार्लियामेंट के पास भेजना बहुत अच्छी बात है, ताकि सारी पार्लियामेंट को एग्जैक्टली पता हो कि ये क्या इश्यूज हैं और उसके ऊपर जो डिसीजंस दी जानी है वो क्या हैं, और अगर ना ली तो फिर उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगी। PMLN को भी पता है कि ये कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगी, पीपल्स पार्टी को भी बहुत। सलमान शाह साहब, सर आपका स्काइप बार बार डाउन हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी जो बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है वो जो है वो हॉल्ट हो जाती है। सो स्काइप रिकनेक्ट कर लें। इन द मीन टाइम फारूक सलीम साहब, बार बार सलमान शाह साहब बात कर रहे हैं कि आपका जो फॉरेन डेट है, अब बैरूनी कर्जे किसने बढ़ाए हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बढ़ाए हैं, या जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि पिछले 30 सालों से या पिछले कम से कम 15 सालों से कर्जे जो है ना वो रोल ओवर होते जा रहे हैं डॉलर की प्राइस की वजह से? कौन जिम्मेदार है इस सिचुएशन का सर? देखिए, जिम्मेदारी हम सबकी जॉइंट है। जिस रफ्तार से कर्जे पिछले 40 महीनों में बढ़े हैं, उस रफ्तार को हमने पिछले 74 साल पाकिस्तान की माशी तारीख में नहीं देखा। पीपल्स पार्टी की जो 5 साल गुजरे थे उसमें औसतन इजाफी कर्जा जो है वो 5 अरब रुपया रोजाना का लिया जा रहा था। PMLN की हुकूमत आई, उसमें जो इजाफी कर्जा है रोजाना की बुनियाद पे वो 8 अरब रुपए का लिया जा रहा था।
पिछले 40-41 महीनों में तकरीबन 17 अरब रुपया रोजाना की बुनियाद पे इजाफी कर्जा लिया जा रहा है। तो आप स्पीड देख सकती हैं कि पीपल्स पार्टी के दौरान 5 अरब, PMLN के दौरान 8 अरब और अब PTI के दौरान 17 अरब इजाफी कर्जा रोजाना की बुनियाद पे जो है वो लिया जा रहा है। अब इशू ये बनता है कि ये कर्जा हम क्यों ले रहे हैं। देखिए दो वजूहात हैं। जून के महीने में जब हमारा वजीर खजाना साहब नेशनल असेंबली में खड़े होते हैं और वो हमें बताते हैं कि इस साल हुकूमत की आमदन जो है वो 4,500 अरब होगी और हुकूमत के अखराजात जो हैं वो 9,000 अरब हैं, तो वो उस दिन हमें ये बता देते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान अगले साल तकरीबन 4-4,500 अरब की भीख मांगने मुल्क से बाहर निकलेगी। इस खदशा ये है कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो 30-31 अरब से ऊपर नहीं जा रही और इम्पोर्ट्स मेरा खदशा ये है कि कहीं 70-75 अरब डॉलर पे पहुंच जाएंगी। तो वो 40-45 अरब डॉलर का जो सालाना नुकसान हम कर लेते हैं वो उसकी वजह से फिर हमें IMF के पास जाना पड़ता है कि हमारे पास डॉलर खत्म हो जाते हैं। तो बात आ गई कि हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं उनके नतीजे में हम मजबूर हो जाते हैं कि हम IMF के पास जाएं। इस रियासत के ऊपर जो सबसे बड़ा बोझ है वो हुकूमत पाकिस्तान खुद से है, जो नुकसानात करती चली जा रही है और हम इस्लाहात लाने में न सिर्फ ये हुकूमत नाकामयाब रही है, इससे पहले हुकूमतें जो आई वो भी नाकामयाब रही और इस हुकूमत ने अगर PTI का आप मंशूर देखें खोल के 2018 का, जो बड़ा जबरदस्त डॉक्यूमेंट लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि हमने इस्लाहात लेके आनी है, लेकिन वो इस्लाहात लाने में कामयाब नहीं। अब ये इस्लाहात का सवाल शब्बर ज़ैदी साहब टैक्स रिफॉर्म्स का खासतौर पे जो IMF की डिमांड भी आपसे करूंगी, बट सलमान शाह साहब आई थिंक हैव रीजॉइंड अस। सलमान शाह साहब सर आप अपना जवाब मुकम्मल कर लीजिए, आपकी बात रह गई थी। जी मैं यही कह रहा था कि जो हमारा प्रोग्राम है ये अब इसको अगर हम नहीं करेंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल होगी और पाकिस्तान को बड़ा इकोनॉमिक डैमेज होगा, क्योंकि जैसे पहले आबिद ने बात की कि पिछला प्रोग्राम जो था वो नामुकम्मल था, जो 2016 में जिसको 16 वेवर्स मिले थे, जिसमें टैक्स के भी वेवर थे, जिसमें डेट के वेवर थे, जिसमें बिजली की रिफॉर्म्स के वेवर थे। तो सारी इकोनॉमी के रिफॉर्म्स जो करने थे वो तो IMF ने उस वक्त वेवर दे दिए, तो वो सारे के सारे पेंडिंग हैं। उसके बाद जो इलेक्शन ईयर आया तो उसमें बहुत ज्यादा उन्होंने बोरिंग वगैरह की, लेकिन अब मसला ये है कि हमने अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त करना है और दुरुस्त हो भी सकती है और इसमें कोई शक नहीं है कि जो जितना नुकसान होना था वो हो चुका है, अब तो ये बेहतरी की तरफ जाएगा। अगर आप इस अमाउंट को देखते हैं, ये टैक्सेस की जो हम बात कर रहे हैं, तो टोटल प्रोडक्शन जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी की GDP जिसे हम कहते हैं वो तकरीबन 60,000 अरब रुपए है और उसमें अगर 100 अरब या 200 अरब या 300 अरब की आप टैक्स लगा भी देते हैं तो वो बहुत छोटा परसेंटेज है उसमें एडिशनल। जैसे आबिद ने कहा 6,000 अरब तो आप ऑलरेडी कलेक्ट कर रहे हैं। सो आई मीन इसका इम्पैक्ट जो है इसको बहुत ज्यादा ब्लो अप किया जा रहा है और जाहिर है कि जब ये डिस्कशन होगी जहाँ पे ऐसी चीजें हैं जहाँ पे गरीबों पे इम्पैक्ट आता है तो उसके लिए एक तो वो अमाउंट ऐसा है हमारे पास जिससे उसको डिफरे किया जाएगा और बहुत से टैक्सेस जो हैं वो जीरो रेटेड हो जाएंगे और हुए हैं। वो तो फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑलरेडी कह दिया, निजाम को हम ठीक करने सिर्फ के लिए ये प्रोग्राम बन रहा है। सो आई थिंक इसमें ज्यादा इस वक्त जो ह्यू एंड क्राई है वो एक किस्म का सियासत है, पॉलिटिकल नैरेटिव है, पॉलिटिकल नैरेटिव है। Okay, it is really, I mean, from a tax point of view, तो ये it's a storm in a teacup. बाकी ये है कि हमारी हुकूमतों में इस किस्म की कैपेसिटी नहीं है। हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखती। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सिविल सर्विस है वो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से हर चीज को देखती है, तो उसमें तब्दीली करना, उनकी थिंकिंग में तब्दीली करना
वो भी बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है। एंड हैविंग सेड दैट, जो आप बात कर रहे हैं सलमान शाह साहब, तो कल ही फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब ने हम चंद सीनियर सहाफियों को ब्रीफिंग दी, उसमें उन्होंने एडमिट किया, जो फारूक सलीम साहब कहते हैं कि जी लैपटॉप्स हो गए, बच्चों का दूध हो गया, ब्रेड हो गया, वो कहते हैं कि जी इन पर हम वापस ले लेंगे, इनको हम सब्सिडाइज कर देंगे, 33 अरब की सब्सिडी का हमारे पास जो एक खाना है वो मौजूद है। रिफॉर्म्स क्या सिस्टम में लाई जा सकती है या नहीं लाई जा सकती, इसके बारे में शब्बर सैदी साहब से सवाल करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शब्बर सैदी साहब, टॉकिंग ऑफ रिफॉर्म्स, जो यहाँ पर बार बार रिफॉर्म्स की बात हो रही है, टैक्स रिफॉर्म्स आईएमएफ की एक बहुत बड़ी डिमांड है इस वाले प्रोग्राम के अंदर भी। अब 2019 से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कम से कम आईएमएफ के प्रोग्राम में मौजूद है, तो टैक्स रिफॉर्म्स को इस गवर्नमेंट ने कम से कम की है, कोई ऑल्टरनेट रूट कम से कम अपनी आमदन का बढ़ाया है? देखिए वजीर साहब, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि जो बात कर रहे थे फारूक साहब अंडे की, अंडे इंपोर्टेड पे टैक्स लगा है। अगर लोग इंपोर्टेड अंडा खाना चाहते हैं तो जरूर टैक्स दें, मैं क्लियर कर देता हूँ। लोकल में कोई टैक्स नहीं है अंडे पे। तो ये देखिए ना, ये कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है ना, बिला वजह लोगों को खराब कर रहे हैं कि ये कोई ऐसी खाने की कोई आइटम पे नहीं है। कमिंग बैक टू द रिफॉर्म, देखिए मैं चेयरमैन एफबीआर रहा हूँ 8 महीने। मैं आपको बड़ा कैंडिडली ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकोनॉमी में इस स्टेट के इंस्टीट्यूशन में कोई रिफॉर्म नहीं हो सकती। मैं बड़ी आपको कैंडिडेट बात कर रहा हूं, और शायद आपसे ये बात कोई और नहीं कर सके, क्योंकि मैं दोनों साइड को बैठ के देख के आया हूं। बावजूद इसके कि शब्बर साहब आपने बड़ा जबरदस्त काम किया है एफबीआर में। स्टेट का इंस्टीट्यूशन है, जो स्टेट का सिस्टम है, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान है, और जिस तरह हमारी गवर्नमेंट फ्रेजाइल होती है और उनकी जो मेजोरिटी होती है पार्लियामेंट में, और जो पार्लियामेंट का माइंड सेट है, उस माइंड सेट के साथ आप बहुत बड़ा रिफॉर्म नहीं कर सकते। और यही बुनियादी वजह है जो सलमान शाह साहब कह रहे हैं। आपने 21 प्रोग्राम किए हैं आईएमएफ के, और मैं क्योंकि इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, मैं अकाउंटेंट हूं, मैं अकाउंटेंट की तरह देखता हूं। अभी आप 21 और करेंगे। मैं आपको आज प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि आपने 21 किए हैं और अभी आप 21 और करेंगे, क्योंकि आपकी स्टेट जो है उसके अंदर रिफॉर्म होने की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि वो स्टेट नहीं चाहती कि वो रिफॉर्म हो। उसके जो ऑर्गन्स हैं वो आपको रिफॉर्म को रोक देते हैं। मैं आपको मिसाल दे देता हूं, जब मैंने रिटेलर्स के ऊपर हाथ डाला, जब मैं चेयरमैन एफबीआर था, तो मुझे पॉलिटिकल इकोनॉमी ने नहीं करने दिया। और जब तक आप रिटेलर होलसेलर को हाथ नहीं डालेंगे, जब तक आप डॉक्यूमेंटेशन को हाथ नहीं डालेंगे, तो रिफॉर्म बेकार है। जब मैंने ये कहा कि 22,000 आदमी एफबीआर में काम करते हैं और इनमें से 18,000 आदमी कोई काम नहीं करते, इनको अगर आप घर बैठा के तनख्वाह दे दें तो हमारे लिए बेहतर है, तो पॉलिटिकल इकोनॉमी ने हमें ये नहीं करने दिया। और मैं आपको इसकी मिसालें और दे सकता हूं। तो ये खरीदा साहिबा, ये जो लफ्ज है ना रिफॉर्म और इस्लाहात, ये अब डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए, क्योंकि हम इसको इतना नाजायज इस्तेमाल कर चुके हैं कि हम हर साल इस्लाहात करने आते हैं और हमसे इस्लाहात नहीं होती। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आज की जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है, इस पॉलिटिकल इकोनॉमी में आज बड़ी अच्छी बात मुझे एक सियासतदान ने कही कि जो एट्रीब्यूट आपको चाहिए होते हैं पाकिस्तान में सियासतदान बनने के लिए, वो एट्रीब्यूट इकोनॉमी के लिए रिवर्स में होते हैं। जब आपके पार्लियामेंटेरियंस जाके बैठते हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो उनकी प्रायोरिटी इस्लाहात नहीं होती, चाहे वो किसी पार्टी के भी हों। उनकी प्रायोरिटी ये होती है कि स्टेटस को चलता रहे और वो चलाते रहे। तो ये अगर हम ये समझ रहे हैं कि हम इस्लाहात कर लेंगे, ये छोटी मोटी तब्दीलियां आपने 200-200 बिलियन का आप आगे पीछे कर लेंगे। टैक्सेस में आप बुनियादी इस्लाहात नहीं कर सकते जब तक आपका पॉलिटिकल सिस्टम आपको होल हार्टेडली सपोर्ट नहीं करे। इमरान खान ने मुझे सपोर्ट की, मुझे और स्टूडेंट की भी सपोर्ट थी, मगर मेरा ब्यूरोक्रेट और मेरा जो मेरा सिविल सर्विस रिफॉर्म वाले लोग थे, जो कि इमरान खान की गवर्नमेंट में बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे रेजिस्ट किया कि आप नहीं करें। तो ये इस तरह नहीं हो सकता, आप दो काम एक साथ नहीं कर सकते। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि आज मेरा प्रेडिक्शन है कि आपने 21 प्रोग्राम किए हैं और अभी आप 21 प्रोग्राम और करेंगे, क्योंकि मेरी स्टेट जो है ये आज तकरीबन मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता, बहुत बुरे हालात में है। स्टेट को अपने ऑर्गन को चेंज करना पड़ेगा। ये स्टेट इस फॉर्म में बहुत खतरनाक माहौल में चली गई है। हम बड़ी अच्छी बातें करते रहे कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चीजें हालात होने वाली हैं, ये नहीं है। हालात पाकिस्तान के मईशत के खराब हैं और खराब तर होते जाएंगे। इसमें किसी जात का कसूर नहीं है, स्टेट का स्ट्रक्चर
रॉन्गली फैब्रिकेट हो चुका है, इसको सही करने के लिए इनकलाब चाहिए। शब्बर ज़ैदी साहब, ये आपने शुरू में कहा कि मैं कैंडिड बात करूंगा, बिल्कुल आपने कैंडिड लेकिन बड़ी खौफनाक सूरत हाल और बिल्कुल ट्रूथफुल सूरत हाल आपने दिखाई है। अमित कयूम सुलहरी साहब, अगर स्ट्रक्चर ये है, स्टेट का स्ट्रक्चर, स्टेट के ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर ये है, तो फिर आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अपने सिस्टम के अंदर कैसे लाएंगे? फिर आप IMF से किस तरह आजाद करेंगे अपनी मईशत को? देखिए, मैं थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। हाँ। और ऑप्टिमिस्टिक इस वजह से, आप देखिए कोई भी सियासी हुकूमत जो होती है वो नहीं चाहती कि वो गैर जो पॉपुलर डिसीजन है वो ले, लेकिन अब देखें कि इस हुकूमत ने आते ही हमारा जो रुपया था उसको मसनूई तौर पे स्टेबल रखा गया था, और उसको स्टेबल रखने में $60 अरब जो थे वो ओपन मार्केट में कैश करवाए गए थे, सिर्फ इसलिए कि रुपया पहले $100 पे फिर $110 के मुकाबले पे रहे। हुकूमत ने उसको अंदाजा किया और उसको फौरी तौर पे दुरुस्त करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से अब इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेशन करने की बात हो रही है, या टैक्स बेस को बढ़ाने की बात की जा रही है, या रिटेलर के पास जो पॉइंट ऑफ सेल अब जो टर्मिनल जो है वो लगाए जा रहे हैं और उसको एक्सपेंड किया जा रहा है। शब्बर साहब ने शुरू किया और उसको अब एक्सपेंड किया जा रहा है। तो ये सारी वो चीजें हैं जो कि उससे इशारा करती है कि जो इस्लाहत है वो बिल्कुल लाई जा सकती है। जाहिर है चेंज मैनेजमेंट इज अ स्लो एंड अ पेनफुल प्रोसेस। आप रातों रात तब्दीली नहीं लेके आ सकते किसी भी चीज पे। बिहेवियरल चेंज, ह्यूमन चेंज, आप अपने इसी अदारे में कोई चेंज लेके आना चाहें तो आप रातों रात नहीं लेके आ सकते, लेकिन जो उसमें चीज चाहिए होती है वो कंसिस्टेंसी है कि जो एक सियासी माफिया है वो उसके भी तो बहुत से पॉलिटिकल सियासी माफिया को चैलेंज करना पड़ता है ना। देखिए सियासी माफिया तो मौजूद है, अभी भी मौजूद होगा, और यही शायद एक वजह है जिसपे कि हुकूमत पे तनकीद होती है कि जी इमरान खान साहब अपनी टीम को बड़ा तेजी के साथ तब्दील करते हैं। अब वो तब्दील करने के पीछे कोई लॉजिक है, ये तो नहीं कि प्राइम मिनिस्टर सुबह उठे और उनको किसी बंदे की शक्ल पसंद नहीं, उन्होंने कहा इसको तब्दील कर दो। तो जाहिर है कि बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो रेजिस्ट कर रहे हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर तक खबरें पहुंचती हैं, मुख्तलिफ अदारे जो हैं वो खबरें पहुंचाते हैं, मीडिया खबरें पहुंचाता है, और आप देखते हैं कि टीम में चेंजेस आती हैं। तो मैं दोबारा से ये दोहराऊंगा कि इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है इस वक्त चेंज मैनेजमेंट में वो मीडिया है और वो सोशल मीडिया है। मैं अगर चाहूं भी कि मेरी कोई चीज जो है वो छुप जाए, अगर वो चीज जो है वो व्हाट्सएप पे वायरल हो जाती है, वो ट्विटर पे वायरल हो जाती है, मुझे उस पर आके अपोलोजाइज करना पड़ेगा। यानी अब वो दौर नहीं रहा कि लोग जो है वो अब करते हैं। देखिए शाहरुख जतोई हमने देखा, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में बैठा था 8 महीने से, लेकिन जो ही वो वायरल हुआ चीफ मिनिस्टर सिंह जो है उनको उस पर अपोलोजाइज करना पड़ा। तो इसमें मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सोशल मीडिया का इंपॉर्टेंट रोल है। आज अगर जो एक इस्लामाबाद का वाकया था जिसमें कि मलाइका बुखारी साहबा ने कहा कि स्टेट उस केस में मुद्दई बनेगी, तो वो क्यों बनेगी? क्योंकि वो सारी चीजें सोशल मीडिया पे इतनी वायरल होगी कि पीछे ऑप्टिमिस्टिक हम IMF से कहीं ना कहीं जाके निजात हासिल कर सकते हैं, बिकॉज शब्बर साहब तो कह रहे हैं कि 21 मजीद प्रोग्राम यानी जो लूप होल्स हैं उनको बंद करने के लिए इस वक्त जाहिर है कि जब ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में आती चली जाएगी वो लूप होल बंद हो रहे होंगे। मैं ये नहीं कहता कि अगली दफा IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा 2023 के इलेक्शन के बाद, यकीनन एक प्रोग्राम और लेना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं कि हम इसी दलदल में फंसते चले जाएं। हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और उसकी जो फाइनल मैं आपको आर्गुमेंट देना चाह रहा हूँ वो कि कर्जे बढ़ रहे हैं, लेकिन करंट एक्सपेंडिचर्स के लिए कर्जे जो है यानी इस वक्त जारी अखराजात के लिए उनमें कमी आ रही है। पिछली कर्जों की अदायगी के लिए कर्जे बढ़ रहे हैं, उसको इकोनॉमी की इस्लाह में कहते हैं आपका जो नेट प्राइमरी बैलेंस। तो हमारा नेट प्राइमरी बैलेंस जो है, हम कर्जे ले रहे हैं, पिछले कर्जे अदा कर रहे हैं। डेट टू GDP रेशो कोरोना के बावजूद पाकिस्तान की कम हुई है, बड़ी नहीं है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी जबरदस्त यहाँ पर डिबेट चल रही है, एंड आई विश कि टाइम ज्यादा होता तो कम से कम इस डिबेट से मजीद सीखने का और समझने का मौका मिलता, बट ये मामलात मईशत के तो ज़ाहिर चलते ही रहेंगे। आप सबको फिर एक दफा जहमत देंगे किसी और प्रोग्राम में। आबिद कयूम सुलहरी साहब, शब्बर ज़ैदी साहब, डॉक्टर सलमान शाह साहब और फरूख सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिनी बजट पे वोटिंग होनी है, देखते हैं गवर्नमेंट इसमें कामयाब हो सकती है कि नहीं हो सकती, और उसके बाद अवाम पे इसका इम्पैक्ट क्या होता है, नहीं होता, पॉजिटिव प्लस माइनस, ये डिबेट अगले चंद दिनों के लिए जनरेट होती रहेगी। आज का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। I'll see you tomorrow, inshallah. Allah Hafiz.